स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने लिक्विडेशन एक्सपेंस देखा। अब हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखते हैं कि दोज क्रेडिटर्स आर प्रेफरेंशियल टू हुम देयर ड्यूज आर टू बी पेड इन फुल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, राइट, जिसे हम लोग फुल पेमेंट करनी होती है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले इन लोगों को पेमेंट करनी होती है। According to Section 327 of the Company Act 2013, the following liability of the company are preferential and shall be paid in priority to all other debts। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो बताए हैं सेक्शन 327 में, वो ऐसे है जिनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट कर देनी होती है। रिमेंबर दैट प्रेफरेंस क्रेडिटर आर नॉट सिक्योर्ड। देखो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड नहीं है, वो सिक्योर्ड होते तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में होते, राइट। वो लोग सिक्योर्ड नहीं है, बट उन लोग को प्रेफरेंस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले दिया जाता है, राइट। सो दे आर कॉल्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओनली दे आर गिवन प्रायोरिटी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। मतलब कि सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के सामने उन लोग को पहले दिया जाता है, उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पेमेंट किया जाता है। नंबर 1, अब कौन सी चीज़ें इसमें आती है? ऑल रेवेन्यू टैक्सेस सेस एंड रेट ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और टू द लोकल अथॉरिटी एंड हैविंग ड्यू एंड पेबल विद इन द 12 मंथ नेक्स्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप के 12 महीने पहले के बीच में, राइट, अगर कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी आपके पास बाकी है, गवर्नमेंट को पैसा देना बाकी है, कोई टैक्स पे करना बाकी है, सेस पे करना बाकी है, राइट, कोई भी टाइप का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो सबसे पहले आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। बट वो पेमेंट का टाइम पीरियड भी है, 12 मंथ्स के अंदर वाला ही जो एक्सपेंस होगा वही लेना है, 12 मंथ पहले का होगा, बराबर। अभी वाइंड अप करें फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी है, राइट, फॉर एग्जांपल अभी हमारा सितंबर चल रहा है, तो सितंबर 2020 है, तो सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच अगर कोई है वही देना है, राइट। सेकेंड, ऑल द वेजेस और सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड टू द कंपनी एंड ड्यू फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ विद इन 12 मंथ नेक्स्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें भी क्या है कि ये 12 महीने के दौरान ही आपका पेमेंट होना चाहिए। इसमें भी क्या है कि आप आज मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, तो इसके 12 महीने पहले के पीरियड के बीच का ही पेमेंट मैं पे कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ 4 महीने का ही, और उसका अमाउंट भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 5 महीने का पेमेंट बाकी है, राइट, 2,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है और मुझे 5 मंथ का पेमेंट बाकी है, तो 2,000 इंटू 5 10,000, 20,000 से 2,000 इंटू 5 नहीं कर सकते क्योंकि 5 मंथ का नहीं बोला, सिर्फ 4 मंथ का बोला, तो 2,000 इंटू 4 8,000 है, 20,000 से कम है तो 8,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। अगर मान लो 20,000 पर मंथ और 4 मंथ का बाकी है, तो 20,000 इंटू 4 80,000, बट 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20,000 का ही पेमेंट मिलेगा। बाकी सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एट द एंड अगर पैसे बचेंगे तो मिलेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सिर्फ 20,000 तक की ही लिमिट है और 4 मंथ, राइट, ये दोनों चीज़ का ही है। ऑल अप्रूव्ड हॉलीडे रेम्यूनरेशन पेड टू एनी एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉय बिफोर और ड्यू टू वाइंडिंग अप। तो अगर कोई हॉलीडे रेम्यूनरेशन पेमेंट बाकी है, वो contribution payable by the company payable during 12 month next before the winding up for any employee under employee status insurance act or any other law for the time being in a force। वापस एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से अगर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट देना बाकी है 12 मंथ के अंदर तो वो भी देना है, उसको पहले देना है। ऑल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपेंसेशन अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, कोई अगर कंपेंसेशन के अंदर पेमेंट बाकी है तो उसको भी देना है। एंड ऑल सम्स ड्यू टू एनी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी, बराबर, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय के मेंटेन के लिए जितने भी फंड्स है उसका भी पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ही करना है। एक्सपेंस फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी अफेयर बाय द इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 210 or 213 of the Company Act 2013 so far
एज दे आर पेबल बाय द कंपनी, और एक्सपेंस को इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है, इंस्पेक्टर को देना बाकी है, तो वो लायबिलिटी भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है। तो देखो एक छोटा सा एक बॉक्स बनाया हुआ है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला कि गवर्नमेंट को अगर कुछ पेमेंट करने विद इन 12 मंथ वो। सेकेंड है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, 4 महीने की देनी है, 12 महीने बराबर 4 महीने की देनी है और 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, और फोर्थ कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 12 मंथ्स का अंदर ही होना चाहिए, और प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुइटी, वो सब, ये सब चीज़ें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। This creditor have a floating charges over all asset of the company, but no charge on any specific asset. They rent only after preferential creditor have been paid in full. If the assets are not sufficient to pay preferential creditor in full, the creditor with a floating charge do not get anything. Creditor having floating charges मतलब के having a floating charges over all the assets, उन लोग के पास कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं बट ऑल द असेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस है, राइट। और इन लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट मिलने के बाद ही इनको पेमेंट किया जाता है। मान लो अगर इतने पैसे नहीं बन रहे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लोग पेमेंट कर सके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो रहा तो क्रेडिटर्स फ्रॉम फ्लोटिंग चार्जेस को पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा, जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा, right? Next is unsecured creditors. Any surplus left in the hand of liquidator after meeting the claim of all the other creditors mentioned above will be utilized in the meeting claim of the unsecured creditors. ऊपर जितने भी बताए secured, legal expenses, right? और फिर preferential creditors, creditors in the floating charges, इन सब के पेमेंट के बाद अगर कुछ बचता है तो वो पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाता है। दे विल इंक्लूड, अब कौन से ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल पेबल, अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ क्लेम ऑफ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओवर द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। मैंने जो आपको पहले बताया था कि उसने सिक्योरिटी सिर्फ आधे पेमेंट के लिए, तो आधा जो पेमेंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगी। However, unclaimed dividend will be paid only after all third party liability are met in full. हाँ, अब unclaimed dividend होगा, राइट। अगर डिविडेंड देना बाकी है या क्लेम नहीं हुआ है, राइट, तो उसका पेमेंट बाद में होगा। पहले बाकी सब ट्रेडर्स जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उस सबका हो जाएगा, फिर ही ये अनक्लेम्ड डिविडेंड का होगा। अगर उसके बाद कुछ सरप्लस बचता है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो शेयर होल्डर्स में बांट दिए जाते हैं, राइट। प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, द प्रेफरेंशियल कैरी preferential right in respect of dividend as well as the repayment of the capital, hence they are to be paid in full before anything is returned to the equity shareholder. The claim of the preference shareholders in respect of capital and preference dividend due must be first meet in full. If the surplus in the hand of the liquidator is not sufficient, then call should be made on equity share if they are partly paid. However, preference share have no right to participate in the surplus unless it is specifically provided in the article. तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स की बात करें तो देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक सबका पेमेंट हो गया। अब जो सरप्लस बचा वो कैपिटल मतलब जो शेयर होल्डर्स है उसके लिए, बट शेयर होल्डर्स में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा, उनका कुछ डिविडेंड बाकी वो दिया जाएगा, राइट। फिर ही अगर पेमेंट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हम लोग ने कैपिटल 10 रुपीज़ का और सिर्फ 8 रुपीज़ मंगवाया, राइट। अब 2 रुपीज़ मंगाए नहीं और हमें पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमें वो पैसे 2 रुपीज़ वाले मंगा लेने हैं और उसके बेसिस पे भी हम लोग को प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेमेंट कर देना है वो पैसे यूज़ करके भी, राइट। बाद में अगर कुछ सरप्लस बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, उस सरप्लस में फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स का हक नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपने कुछ प्रोविजन रखा है कंपनी में कि हाँ सरप्लस बचेगा उसमें प्रेफरेंशियल होल्डर्स का भी हाथ रहेगा, उसमें उन लोग का भी शेयर रहेगा तो ही, वरना अगर कुछ नहीं बोला कि ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है तो सरप्लस में प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कोई हक नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही वो पेमेंट होगा, राइट। मतलब सबसे पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स को दिया जाएगा, एट द एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया जाएगा। इफ एनी सरप्लस लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द लिक्विडेटर आफ्टर मीटिंग द क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, the entire surplus is returned to the equity shareholder. If the amount so left exceeds the pay up equity share capital,
the surplus is distributed among the equity shareholders only. Preference shareholders have no right to share in such surplus unless it is specifically provided in the articles. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो जाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है. अब मान लो बहुत ज़्यादा पैसे बचे हुए, कैपिटल भी रिटर्न कर लिया, मान लो 10 लाख रुपए अभी भी बचे हुए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ 7 लाख का कैपिटल रिटर्न करना है, वो रिटर्न कर लिया, तो 3 लाख और बचे, तो वो 3 लाख भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी किसी के बीच में नहीं होगा. हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर आर्टिकल में, अगर कंपनी के अंदर प्रोविजन तुमने बनाया है तो, वरना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उसमें कोई हक नहीं है बांटने का. सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हक मिलेगा. कैपिटल पेमेंट के बाद भी अगर सरप्लस बचता है तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक बनेगा, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई प्रोविजन नहीं बनाया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. ये था पेमेंट कैसे करना है लिक्विडेटर्स को. अब रिसिप्ट कैसे करनी है, मतलब कि चीज़ें बेचनी कैसे है. तो सबसे पहले अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अ सेल ऑफ असेट, तो सबसे पहले के जितने भी असेट है वो सब बेचने हैं. फिर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिकवर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर मिसफेरेंस और द ब्रीच ऑफ ड्यूटी. अगर कुछ कंपेंसेशन किसी के पास से लेना बाकी है कंपनी का, राइट, पेमेंट नहीं करना बट कंपेंसेशन किसी का लेना बाकी है, तो वो भी पहले किया जाएगा. फिर अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव फ्रॉम द कंट्रीब्यूटरीज, अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव, अगर कॉल अप हम लोग पैसे मंगवा रहे हैं, कंट्रीब्यूटरीज मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं, तो अगर उनके पास से अगर कुछ पेमेंट मंगवाना बाकी है, उनके पास से मान लो मैंने बताया ना कि पेड अप कैपिटल 8 रुपीज़ है और टोटल 10 है, 2 रुपीज़ मंगवाना बाकी है, तो वो भी मंगवाते हो तो वो भी कलेक्ट करना है उसे. और सरप्लस रिसीव फ्रॉम द फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और मैंने बताया ना फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखो उनके पास 2 ऑप्शन होता है. एक तो जितना भी असेट उन लोग ने सिक्योर्ड किया है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर सिक्योरिटी है, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग पूरा उसके हाथ में सौंप दे. किसके हाथ में? अपने लिक्विडेटर्स के हाथ में, राइट. और लिक्विडेटर्स बेचकर उसमें से उसको पैसे दे दे, या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स खुद वो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड ज़मीन जो जायदाद है, लैंड है, राइट, वो खुद बेचकर अपने पैसे ले दे, और अगर ज़्यादा में बिक रहा है तो जो सरप्लस जो ज़्यादा का अमाउंट है वो लिक्विडेटर को दे दे. तो वही पॉइंट बोला कि जो सरप्लस होता है वो लिक्विडेटर को देना है. नोट फ्रॉम द फॉर्म गिवन बिलो इट सीम्स दैट द डिबेंचर हैविंग द फ्लोटिंग चार्जेस हैव अ प्रायर राइट टू द preferential creditor. However, section 327(3)(b) of the Company Act clearly provides that the preferential creditor are to be paid first in full and then only the debenture holder with the floating charges should be paid. There seems to be some error in the form prescribed. तो ये आपको सिर्फ इतना बताया कि डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, इसमें आपका जो ये फॉर्मेट है उसमें आपको प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पहले बताया हुआ है, जबकि सेक्शन 327 के हिसाब से क्या है, फ्लोटिंग चार्जेस प्रेफरेंशियल होल्डर्स के बाद ही पेमेंट करना है, राइट. तो शायद कुछ एरर हो सकता है, ये बताया है. तब लोग एक बार देख लेते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट क्या बनता है. असेट्स के सारे उसने बताया है, रिसिप्ट साइड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग यूटेंसिल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी, सरप्लस फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड पेड calls at commencement of winding up, amounts received from call on contributories made in winding up, received for per trading account, other properties total less payment to trading security, cost of execution. और पेमेंट अब देखते हैं तो लीगल चार्जेस, लिक्विडेशन रेम्युनरेशन वेयर एप्लीकेबल, परसेंटेज ऑन रियलाइज्ड, परसेंटेज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल, डिबेंचर होल्डर्स. फिर है क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड. देखो मैंने बताया ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बाद में बताया गया है, डिबेंचर से पहले बाद में बताया गया है, जबकि सेक्शन जो है 327 उसके हिसाब से सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मिलता है, फिर डिबेंचर्स को मिलता है. रिटर्न टू द कंट्रीब्यूटरीज, राइट. ये आपका फॉर्मेट है पूरा. अब आगे क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज राइट. अब कंट्रीब्यूटरीज का राइट का जो एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी मस्ट बी डिस्चार्ज इन फुल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द कंट्रीब्यूटरीज, दैट इज टू द शेयर होल्डर. मतलब कि थर्ड पार्टी की जितनी भी लायबिलिटी है वो सारी पेमेंट कर देने के बाद ही कंट्रीब्यूटरीज मतलब शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाएगा.
Second, preferential capital must be written in full along with any error in the preference dividend which has been payable. If the balance in hand of the liquidator is inadequate for the purpose, call must be made upon partly paid equity share if any. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में जो शेयर होल्डर्स आते हैं उसमें सबसे पहले प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पेमेंट किया जाएगा कैपिटल का, और डिविडेंड का भी पेमेंट किया जाएगा। अगर मान लो पैसे कम पड़ रहे तो लिक्विडेटर पार्टली पेड इक्विटी शेयर है उसके पैसे भी हम मंगवा देंगे। मैंने बताया ना कि अगर 10 रुपीज़ है उसमें से 8 रुपये ही अभी तक मंगाया है, अभी तक 2 रुपीज़ नहीं मंगाया, 2 रुपीज़ का नहीं मंगाया, तो 2 रुपीज़ का भी पहले वो मंगवा लेंगे और उसमें से प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। Any call received in advance should be returned along with an interest payable thereon in priority to any return on the remaining share of the same class. अगर किसी ने कॉल इन एडवांस दिया है, बराबर, जैसे हम लोग ने पहले देखा है कॉल इन एडवांस, मतलब एडवांस में पेमेंट किसी ने दिए थे तो उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस लौटा देने, फिर ही शेयर होल्डर्स कैपिटल का, फिर ही शेयर होल्डर्स को अपना कैपिटल रिटर्न करना है। If there are any call in arrear, no amount will be returned on this share of same class. Example, there are 2000 share of 100. On 100 share, only 80 rupees are received on each share. Now, when the share capital is written, 20 per share is written on 1900 fully paid share first. Then any surplus is distributed among all the 2000 shareholders. मतलब कि अगर किसी का कॉल इन एरियर है, मतलब किसी ने कॉल नहीं दिया है तो उसका उतना पेमेंट कम किया जाएगा। मान लो इन लोगों ने एग्जांपल दिया कि 2000 शेयर्स है 100 रुपीज़ के, उसमें से 100 ऐसे शेयर्स है जिसने 80 रुपीज़ ही पेमेंट किया है, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, नाउ व्हेन द शेयर कैपिटल इज रिटन 20 रुपीज़ पर शेयर इज रिटन ऑन 900 फुल्ली पेड शेयर फर्स्ट। मतलब कि सबसे पहले 20 रुपये, 80 रुपये उस बंदे ने दिए, 20 रुपये नहीं दिए, तो सबसे पहले 20 रुपये करके सबको पेमेंट कर देंगे। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं 1900 को दे देंगे, वो 100 वाले को नहीं देंगे क्योंकि उसने 20 रुपये नहीं दिए, तो बाकी सबको दे देंगे। और अब जो अगर पैसा बचेगा तो वो 2000 शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बांटा जाएगा, मतलब कि कैपिटल कम पड़ रहा है रिटर्न करने के लिए, राइट, तो उसका जो लॉस है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर्स में। तो उसके रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है कि पेड अप शेयर कैपिटल एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। 2000 A इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड, 1000 B इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 50 पर शेयर पेड अप 50,000, दैट इज टोटल हमारा कैपिटल है 2,50,000, उसमें से A के 2000 शेयर है, A इक्विटी शेयर है, और B के 1000 है। The liquidator has a surplus of 1 lakh only left. अब सिर्फ पेमेंट के लिए 1 लाख रुपए ही है, 2,50,000 में से सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। मतलब कि कितना कैपिटल डेफिशिएंसी, मतलब कितने पैसे कम पड़े, 2,50,000 में से 1 लाख का पेमेंट हो जाएगा, मतलब 1,50,000 बचा रहेगा, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। अब वो 1,50,000 है, वो ए और बी में उनके रेशियो शेयर्स जो है शेयर होल्डिंग उसके रेशियो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब उसका 2000 और 1000 टोटल 3000 है, तो 2000 अपॉन 3000 इंटू 1,50,000 ए का होगा, और बी का क्या होगा 1000 अपॉन 3000 इंटू 1,50,000, और इस तरह कैपिटल डेफिशिएंसी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इस बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी, राइट। अब हम लोग ऐसा होगा तो कल से सम शुरू करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली आइडिया है। उसके पहले हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेते हैं ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो एक स्टेटमेंट किस तरह बनाना है वो देख लेते हैं। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले रिसिप्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस देते हैं, फिर सरप्लस फ्रॉम द सिक्योर क्रेडिटर्स के पास से अगर कुछ सरप्लस मिलता है वो, फिर असेट रियलाइज, असेट को बेच कर जो पैसे मिलते हैं वो, और फिर कॉल्स ऑन पार्टली पेड शेयर, इक्विटी शेयर पे हम लोग जो कॉल मंगवाते हैं अगर बाकी है तो वो। फिर पेमेंट की बात करते हैं तो सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, फिर लिक्विडेटर एक्सपेंस पेमेंट करना है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करना है, फिर अब हम लोग को डिबेंचर्स और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स वो पेमेंट करना है, और इंटरेस्ट है वो भी उसका पेमेंट कर देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पेमेंट करना है, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है, राइट। तो कल से हम ऐसा होगा तो सम शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसा हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF
भेज दूंगा। तो कल से हम लोग इस चैप्टर का सम शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।